दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्यूआईपी के माध्यम से करीब 2000 रुपीज़ की फंड रेज करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी उसको लेकर मंडे को कंपनी की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में क्या फैसला होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। क्रिशिल को इन्होंने मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है और इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों क्रिशिल को ये जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी जो पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम भी कर रही है। पहले राइट इशू लाया था, अब क्यूआईपी लाया है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने कर्ज को पूरी तरह से कर्ज को कम करने की कोशिश करी है। तो क्या आने वाले इसमें सुजलॉन में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी और क्या यही मौका है जब सुजलॉन में हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म में ये हमें एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्या ये पुरानी अपनी हाई जो 2008 में थी 400 के ऊपर स्टॉक क्या वहाँ तक जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 65,322 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 365 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.56% की गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन। और ये गिरावट जो बन रही है इसके पीछे वजह है, आप देख सकते हो कि एफआई ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है फ्राइडे के दिन। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लग रहा था कि बाजार में खरीदार बने एफआई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11 अगस्त को उन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली की। आप ये देख ही सकते हो कि उनकी खरीदारी थी वो 9,508 करोड़ की थी, लेकिन जो बिकवाली है वो 12,581 करोड़ की थी। और इसी वजह से जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 3,073 करोड़ का ज़बरदस्त बिकवाली की है और जिससे बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। बाजार को थोड़ा सा संभाला है डीआई ने 500 करोड़ की नई खरीदारी की है। लेकिन अब जो जिस तरह से एफआई का ये आंकड़ा है ये इस महीने में सबसे बड़ा है और इससे एक समझ सकते हो कि अगर ऐसे ही एफआई की बिकवाली जारी तो फिर बाजार में गिरावट की संभावना भी बन सकती है। अब सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 20.15 के आसपास रही, जहाँ पे 1.47% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा था। इंट्राडे में इसने 21 के स्तर को भी छुआ और ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव में आया स्टॉक। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने यहाँ पे देखे तो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से देखे तो फंड रेजिंग की तैयारी की है। करीब 2000 करोड़ की फंड रेजिंग कंपनी करना जा रही है। इसके लिए देखे तो क्यूआईपी के माध्यम से यहाँ पे इक्विटी शेयर जारी करने के लिए इन्होंने जो प्रोसेस पूरा किया था, अब उसको लेकर मंडे 14 अगस्त को यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, बोर्ड मीटिंग। इस बोर्ड मीटिंग के दौरान यहाँ पे जो इशू प्राइस है उसको डिसाइड किया जाएगा और जो डिस्काउंट अगर कुछ देना होगा तो डिस्काउंट कितना होगा उसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा और कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिनको ये शेयर अलॉट किए जाएंगे इक्विटी के रूप में, उनको ये सारी जो संभावना है इसकी रजामंदी और इसके डिसीजन लिए जाएंगे मंडे के दिन। तो इसी को लेकर आप देख सकते हो कि जो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो वो क्लोज कर दी गई है। तो क्योंकि जब समझ सकते हो कि सेबी का नियम है, ऐसी कोई भी संभावना बनती है तब इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उसको ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो देख सकते हो कि 10 अगस्त से ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और ये 16 अगस्त तक रहेगी, क्योंकि जो 14 अगस्त को मंडे को यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होगी, यानी 40 आवर्स के अंदर तक उसको बंद रखना होता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी और 17 अगस्त से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए सेबी के नियम के तहत ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो 17 अगस्त से नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राइट इशू लाया गया था कंपनी ने, उस राइट इशू के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में क्रिशिल को अपॉइंट किया गया है, जो यहाँ पे जिस तरह से जो फंड है उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ उसकी मॉनिटरिंग क्रिशिल करेगी और इसके लिए ये जिम्मा क्रिशिल को सौंपा गया है। तो यहाँ पे देख दो कि जो राइट इशू के माध्यम से जो फंड रेज किया था उसमें 900 करोड़ का जो रकम है वो रीपेमेंट और प्री पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है उसको क्लियर करने में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा देख लो कि 283.50 करोड़ की जो अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से 1183.50 करोड़ की रकम पूरी इस्तेमाल की जा रही है और इसकी जो भी मॉनिटरिंग है वो क्रिशिल करेगी। तो यहाँ पे देख दो कि जो टोटल अमाउंट है 1183.50 करोड़ की, उसमें देख सकते हो कि 950.44 करोड़ रुपीज़ की जो टोटल रकम है उसमें आप देख सकते हो कि जो इस्तेमाल हो चुकी है रकम वो देखो क्वार्टर के दौरान 171.04 करोड़ रुपीज़ की रकम को इस्तेमाल किया है और क्वार्टर के एंड में देखें तो 1121.48 करोड़ रुपीज़ की रकम इस्तेमाल की गई है। अब जो
यहाँ पे जो रकम जो अनयूटिलाइज है, जो इसका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ, वो 49.99 करोड़ की है। तो ये रकम बाकी है, बाकी सारी रकम को इस्तेमाल कर लिया गया है, उससे पुराने कर्ज को चुकाया गया है और जो इनके कुछ दूसरे इस्तेमाल के लिए भी उसको इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा देखते हो कि कंपनी ने 31.47 करोड़ की जो रकम है उसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है। इसको इंस्टेंट बैंक में डिपॉजिट किया। उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो देख सकते जुलाई 15, 2023 है और इसकी जो अर्निंग हुई है वो 0.08% की है। तो ये देख सकते कि 31.47 करोड़ की जो रकम है इसको फिक्स डिपॉजिट किया गया था। इसके अलावा देखें तो जो इनके जो वेंडर्स है उनकी पेमेंट की गई है करीब 166.6 करोड़ की। इसके अलावा 0.07 करोड़ की जो रकम है और यहाँ पे इनको पेमेंट किया गया। इसके अलावा देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है उसकी 4.37 करोड़ की रकम इस्तेमाल, इस तरह 170.04 करोड़ की रकम है टोटल यूटिलाइज की गई है। तो इस तरह से जो कंपनी ने राइट इशू के जो पैसे थे किस तरह से उसको इस्तेमाल किया और कितना पैसा बचा, उसकी सारी की सारी डिटेल जो जानकारी उसकी मॉनिटरिंग क्रिशिल ने की है। तो आप देख सकते हो कि एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से कंपनी राइट इशू के पैसे का इस्तेमाल कर चुकी है और जो पैसा आगे कैसे इस्तेमाल होगा। तो इससे बात समझ में आ रही है कि ईमानदारी से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में जो फैसले लेगी उसकी भी मॉनिटरिंग ऐसे ही होगी। जो अभी इसमें आप देखें तो QIP के माध्यम से भी जो फंड रेज किया जा रहा है। अब इसमें देखते हो कि इसका जो फायदा देखने को मिला है, कंपनी लगातार अपने डेट को क्लियर करिए और इस बड़ी रकम के बाद लगभग समझे तो कर्ज पूरा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो चुका है, पहले 92.6 डेज के आसपास था, वो घट के अब 71.6 डेज के आसपास आ गया, यानी सेहत सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आप लाइबिलिटीज को देख सकते हो जो लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 6,475 करोड़ रुपीज़ के आसपास आई और मार्च 2023 में 5,523 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई। तो अंदर से सेहत सुधर रही है कंपनी की। अब यहाँ पे देख दो कि नेट कैश फ्लो माइनस हुआ है। उसके पीछे वजह है कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनको कंप्लीट करना है। मार्च 2022 में जहाँ पे 238 करोड़ रकम पॉजिटिव थी, वो मार्च 2023 में -133 करोड़ हुआ है। तो जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिला उसको कंप्लीट करने में कैसे इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.50% के आसपास है। आने वाले समय प्रमोटर की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी तब वो जो उनका रिवेन्यू और जो प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी स्थिति सुधारने में। अब यहाँ पे FI का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। देख सकते हो कि मार्च में 7.64% की होल्डिंग थी, वो जून में 7.79% हुई है। तो FI इसको लगातार खरीदारी कर रहे। इसके अलावा DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 5.90% हुई है। तो DI ने भी जम के खरीदारी की है। इसके अलावा इस बार गवर्नमेंट ने भी 0.02% की होल्डिंग ली, यानी सरकार की होल्डिंग भी यहाँ पे आ चुकी है। जनरल पब्लिक के शेयर आप देख दो कि आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। 72.30% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 71.78% के आसपास आई है। तो सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, बाकी FI DI ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको खरीदारी इसमें कर लेनी चाहिए। अगर आप इसको पेयर कंपनी से तुलना भी करेंगे तो आपको सुजलॉन का रिटर्न सबसे बेहतर दिखाई देगा। पिछले 5 साल में सुजलॉन ने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा सेक्टर ने 10% की तेज़ी बताई है। मिड कैप में 13% की तेज़ी थी। 3 ईयर की बात करें तो सुजलॉन ने 69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 36% की तेज़ी बनी है और मिड कैप 28% दौड़ा है। तो बिल्कुल विनर सुजलॉन है। 1 ईयर की भी बात करें स्टॉक ने 194% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 22% की तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप में 24% की तेज़ी बनी है। तो आपको बिल्कुल विनर सुजलॉन दिखाई देगा। 3 मंथ की भी बात करो, सुजलॉन ने 139% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 14% की तेज़ी बनी है। मिड कैप में 16% की तेज़ी थी। सबसे शानदार रिटर्न सुजलॉन का है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करो, सुजलॉन ने 15% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 9% की तेज़ी बनी है और मिड कैप में 5% की तेज़ी है। तो सबसे शानदार रिटर्न सुजलॉन का है। ईयर टू डेट के हिसाब से सुजलॉन ने 88% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर ने 15% की तेज़ी बताई है, मिड कैप ने 20% की तेज़ी बताई है। तो आप देख लो कि इसका ओवरऑल रिटर्न जो है वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले सबसे शानदार सुजलॉन का है। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।